एग्जाम में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन से ज़्यादा इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, इससे बहुत एमसीक्यू आती है। आ जाएगा कि जी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, तो जी -1 से लेके 1 तक होती है। रेंज -π/2 से लेके π/2। ओके, कॉस इनवर्स एक्स वाल डोमेन तो वही है -1 से 1, लेकिन अब रेंज है 0 से लेके π। मैं खुद भी मानता हूँ भाई एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत पढ़ना पड़ता है। यहाँ देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से कोई सी भी छोटी सी लाइन, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश, एक ही चीज़। ये मैं मानता हूँ भाई कि बहुत टफ काम है, बट यार है। मैं खुद अपनी नींद पूरी नहीं करता, 1 आध घंटे की नींद होगी, मतलब करना क्या चाह रहा हूँ भाई कि एक बच्चा जो मेरे पास पढ़ा है उसका क्लियर हो टेस्ट। तो भाई बाकी आपकी मर्जी है, मेहनत कर रही है तो क्लियर हो जाएगा। y = tan इनवर्स x, सारे रियल नंबर या -∞ to ∞, और रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। y = cot इनवर्स x, सारे रियल नंबर या -∞ to ∞, रेंज 0 से π, और cosec इनवर्स x -1 से लेके 1 तक, और रेंज -π/2 से लेके π/2 तक। -0 वो खैर टेंशन ना लें उसकी। और y = sec इनवर्स x, सो डोमेन -1 से लेके 1 तक, रेंज डोमेन यानी देखो ना, tan और cot की सेम है, साइन और cos की सेम है, sec और cosec की सेम है। हाँ, तब रेंज जो है वो अलग अलग आ रही हैं। ये 0 π से लेके -π/2 तक। सो रेंज सबसे ऊपर वाली ये किसकी थी जी, साइन की इनवर्स x, फिर cos इनवर्स x, ये tan इनवर्स x, ये cot इनवर्स x, ये cosec इनवर्स x, और ये sec इनवर्स x। सो ये आपको बहरहाल याद करनी है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है ये भी देख लीजिए। साइन एक्स की डोमेन तमाम रियल नंबर, कॉस एक्स की भी तमाम रियल नंबर, ये दोनों तो सबसे आसान है। और रेंज बहुत आसान है, -1 से लेके +1 तक की सारी वैल्यू, यानी जिनमें 0 भी आता है। और साइन और कॉस का ग्राफ भी देखें तो -1 से लेके 1 तक ही होता है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल साइन और कॉस का मामला। साइन और कॉस की दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं, डोमेन भी पूछते हैं, रेंज भी। अब बात ये टैन और कॉट की डोमेन बहुत मुश्किल है और एग्जाम में पूछते भी नहीं है, इनकी रेंज पूछते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर n does not equal to 2n + 1 upon π/2 n इंटीजर। इसी तरह एक्स बिलोंग्स टू r and x does not equal to n/π n इंटीजर। और इनकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर। टैन और कॉट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज भी पूछी जाती है ऑल रियल नंबर। सेक और कॉसेक की बात करें, सेक की डोमेन x बिलोंग्स टू x, x does not equal to 2n + 1 π/2 n is an integer। और कॉसेक की बात करें, x बिलोंग टू x, x does not equal to n/n इंटीजर। तो इनकी भी टेंशन ना लें। कॉसेक और सेक की भी एग्जाम के लिए ऐसे क्या इंपॉर्टेंट है, रेंज। y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या y लेस देन और इक्वल टू -1। ये ऊपर वाली सेक की है, नीचे वाली कॉसेक की है। बड़ा ख़तरनाक सवाल आ गया रेंज का ही। √9 - x² कह रहे रेंज बताओ। यार ये रेंज वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, या स्क्वायर रूट ख़त्म या y² हो जाएगा। फिर x आइए तो देखो x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ, x² = 9 - y²। फिर हम कहते हैं x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों भाई, सुन लो यार, अगर x की वैल्यू 0 हो तब भी सही है, पॉजिटिव ही आएगा, रिजल्ट 9 आ रहा है। और अगर भाई ये लेस देन 0 में चली जाती है तो याद रखो फिर मामला जो है हमारा वो इमेजिनरी की तरफ जाता है। सो याद रखो, कांस्टेंट नंबर के साथ जब भी स्क्वायर होगा तो लाजमी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो 9 - y² भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हम वही तरीका करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 - y 3 + 1। अब जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली वो ज़्यादा गौर से देख लें, जिन्होंने कल ली है वो भी देख लें। अब देखो हमारी अब एक टाइम लाइन बनाते हैं, -∞ से -3, -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, इन वैल्यूज़ की वजह से, ठीक है जी। क्योंकि देखो यहाँ अगर सॉल्व करते तो y की 2 वैल्यूज़ आती हैं, -3 और 3, तो ये हमें चेक करना पड़ता है।
माइनस इन्फिनिटी और -3 के दरमियान y की कोई भी वैल्यू, लेट सपोज -4 ले लो। यहाँ -4 रखा तो प्लस आ गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस आ गया। प्लस माइनस हमें पता है मिल गया माइनस बनाते हैं, तो आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी से -3 में नहीं होगा। -3 से 3 के दरमियान में कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2, सबसे आसान 0 होता है। 0 रखा तो दोनों प्लस आ रहे हैं, ये वाला पार्ट भी प्लस 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 होता है, इसका मतलब है हमारा आंसर -3 से 3 तो है। ओके डियर, फिर देखो आगे 3 से इन्फिनिटी के दरमियान में 4 रख के देख लो। यहाँ 4 रखेंगे, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सो इट मीन्स ये पार्ट भी नहीं हो सकता, यानी y होना चाहिए -3 से 3। अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट बोले तो यार देखो, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या होगा कि -3 वाली वैल्यू नहीं हो सकती। वेल -3 से 3 तक नहीं होगी, बल्कि क्या होनी चाहिए जी, 0 या 0 से अबव। इसका मतलब है -3 और 3 के दरमियान में यहाँ कहीं 0 ज़ाहिर होगा, वैल्यू होगी 0 से 3 तक। इस जैसे भी हम और सवाल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। तो रेंज हो जाएगी 0 से 3। तो अगर ये सवाल दिया हुआ है f(x) = x - 1 डिवाइड बाई x + 4 = y, और आपको कह रहे हैं डोमेन निकालो, तो देखो डोमेन तो बहुत आसान होगी। रियल नंबर माइनस क्या, हाँ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4 नहीं होनी चाहिए, और यही मेरा आंसर हो जाएगा अगर डोमेन निकालना हुआ। लेकिन अगर रेंज निकालना हुआ तो फिर पता है क्या करता है, x को y में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि x + 4 उधर आके y से मल्टीप्लाई, xy + 4y = x - 1। अब क्या करो, ये -1 इधर आके +1, ये +xy इधर आके -xy, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 1 - y बचेगा, इधर जाके डिवाइड, x हो गया 4y + 1 1 - y। तब रेंज क्या होगी जी, ऑल वैल्यू एक्सेप्शन ऑफ 1, क्योंकि यार y की वैल्यू 1 होगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो अब मेरा आंसर ये हो जाएगा रेंज का, और डोमेन का ऑलरेडी ऊपर पता चुका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, इवन और ऑड फंक्शन। आखिर ये इवन और फंक्शन होते क्या हैं? अगर f - x f(x) के बराबर आ जाए तो फंक्शन इवन, लेकिन अगर f - (x) के बराबर आए तो ये ऑड। यानी कि इवन फंक्शन की मिसाल फ़र्ज़ करो, x की कोई इवन पावर दी हुई है, फिर 1/x की पावर इवन दी हुई है, फिर कोई 7 यानी कोई कांस्टेंट नंबर दिया है। क्या कांस्टेंट नंबर भी इवन होता है? बिल्कुल इवन होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में x की पावर 0 होती है और 0 एक इवन नंबर है। जैसे कि देखो x6 + 1/x8 + 7 + cos x + sec x, आपसे पूछेंगे कौन सा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। याद रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कॉस और सेक को, किनको, कॉस को और सेक को क्या माना जाता है, इवन। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, बस आप कॉस ध्यान में रखो। ओके, अब अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो फिर क्या होता? तो देखो इवन फंक्शन में कोई दूसरा इवन फंक्शन प्लस या माइनस करो तो इवन फंक्शन ही आता है, इवन फंक्शन ही आता है। अब अगर इवन फंक्शन में मैं प्लस या माइनस कोई ऑड फंक्शन कर दूँ तो भाई फंक्शन तो होगा, लेकिन ये कहलाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। फंक्शन क्या है मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ओके, अब अगर कोई इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड इवन फंक्शन से करें तो फिर क्या होगा? वेल एग्जाम्पल देख लो, x की पावर 6 x², दोनों इवन है ना, इवन पावर है। 6 और 2, आपको पता है वैसे से वो पावर ऐड अप होती है, 6 + 2 8, ये इवन आ गया। अब डिवाइड करके देखें, डिवाइड होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 - 2 4, ये भी इवन आ रहा है। चलो यार ये तो इवन आ गया। अब अगर ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑड से करें तो क्या आएगा? इवन ही आएगा। जैसे कि x5 और x³ मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 5 + 3 कितना होता है 8, और 5 - 3 कितना होता है 2, इवन ही आ रहा है। ज़बरदस्त यार, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बात कर ली इवन। ओके जी, अब देखो x² - 9 = y है, वैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, x² - 9 = y²। अब क्या होगा, x² = 9 + y²। अगर x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो 9 + y² भी। अब देखो ये तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो इसका मतलब रेंज 0 से इन्फिनिटी तक है। यार ये तो अब और आसान शॉर्टकट बन गई, बता रहा हूँ।
कल का लोगो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 कोई भी इस फॉर्मेट का है कि स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर के बाद कोई नंबर कांस्टेंट। अब आप बोलो सर अगर -3 हो जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? 3√3 का स्क्वायर होता है। हमेशा आंसर क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। वेल याद करो जब ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर था आंसर 0,3 आया था। हाँ अगर 25 माइनस एक्स स्क्वायर होता आंसर क्या हो जाएगा? 0,5। 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आंसर क्या हो जाएगा? 0,4। मैं ये इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ कि एक तो और आसान है, लाइन वाइन सिस्टम इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी जहन में होनी चाहिए। y = f(x) है, y = x - 1 अगर दिया हुआ हो। देखो बताता हूँ हमें करना क्या होता है, रेंज और डोमेन। वेल डोमेन हमने कल बहुत डिटेल में किया था। y अगर f(x) दिया हुआ है और f(x) दिया है x - 1, तो हमें हमेशा इसमें करना ही होता है कि उल्टा करना होता है, y को इन द टर्म ऑफ x लाना होता है। यानी y = x - 1 है तो x को एक तरफ लें, x = y + 1 वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे कि अब देखो अगर f(x) दिया होता है x - 2 3 - x तो हम इसको y ले लेंगे। अच्छा डोमेन निकालनी होती तो बड़ा आसान था, हम कहते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, क्योंकि ज़ाहिर है -3 यहाँ पुट होने से क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता। लेकिन जब रेंज निकालनी है तो अब हमें क्या करना है, x को एक तरफ लेना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - x को इधर लाके y से कर लो, बड़ी आसान ट्रिक से करा रहा हूँ भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x को एक तरफ ले आओ, ये काम आप तुम खुद कर सकते हो। 3y + 2 / 1 + y। वेल अब y जो होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 क्यों? क्योंकि अगर बच्चों यहाँ -1 हो जाए y की वैल्यू तो 1 - 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हम इस मेथड से वही सेम जिस मेथड से देखो डोमेन निकाली थी उसी ट्रिक से हम रेंज निकालेंगे। बस फ़र्क ये है कि सवाल जब हमें x में दिया होगा उसको y में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी y एक साइड पे तो x को एक साइड पे ले आएंगे, जैसा कि हमने ये किया। और फाइनल आंसर हमारा हो गया y = रियल नंबर -1, यानी रेंज हमारी हो गई ऑल रियल नंबर -1 बच्चों। जब यहाँ देखें कुछ और शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक कि इतना सब टाइम लाइन में एरर ड्रॉ करने के साथ में देखो जब इस फॉर्मेट का आंसर आए, जैसे कि 1/√, पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल, ठीक है, माइनस में, तो आंसर ऐसे आएगा -3,3 यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। और यहाँ 16 होता तो 16 किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का, -4 और 4 आता है। यहाँ 25 होता -5 और 5 आ जाता, वो भी राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। एक ऐसे समरी बना सकते हो। अब अगर आप बोलो सर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 7 हो, भाई 7 भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है? √7 का, -√7 हो जाता है, वो टेंशन ना लो। और अगर ऐसे हो 1/x² - 9 या जो भी 9 की या कोई नंबर है तो -∞ to -3 और 3 to ∞ राउंड ब्रैकेट में। और ये न्यूमिनेटर में हो, जैसे कि 9 - x² था, -3 और 3 क्लोज ब्रैकेट में, और x² - 9 और न्यूमिनेटर में तो देखो -∞ to 3 -3 है, इसको करेक्ट कर लें, -3 क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर 3 to ∞ क्लोज ब्रैकेट। सो ऐसे चार्ट बना लो और इसको दिमाग में बैठा लो, तो सब करने की भी ज़रूरत नहीं बच्चों। बड़ा ही ख़तरनाक सवाल, एग्जामिनर भी चालाकी करते हैं। देखो x² - 9 तो था, न्यूमिनेटर में था ना, अब क्या कर दिया डिनोमिनेटर में। चलो उस बात को छोड़ो, हमें एक बात पता है, डिनोमिनेटर में जब रूट हो तो x² - 9 ग्रेटर देन 0। जी जनाब, जब ये न्यूमिनेटर में हो तो हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब हम क्या कहते हैं ग्रेटर देन 0। a² - b² का फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जी, a - b a + b ग्रेटर देन 0। वैसे टाइम लाइन बनाएंगे -∞ से ∞ तक, दरमियान में -3 और +3। वही बात -∞ से -3 -4 रख लो, दोनों ब्रैकेट माइनस आ रहे हैं, माइनस प्लस, बाकी पूरी कैलकुलेशन वैसे ही है, ठीक है। फिर एक 0 रख लो, जब ये 0 दोनों रखोगे तो एक माइनस एक प्लस आ रहा है ब्रैकेट, यानी ओवरऑल माइनस, यानी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और जब x4 रखोगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस तो प्लस। अब क्या है कि भाई आंसर आपका -∞ से -3 और 3 से ∞। लेकिन अब देखो उस वक्त यहाँ था ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान, अब खाली किसका है? ग्रेटर का। जब इक्वल टू का निशान था तो 3 और -3 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया था। इस कॉन्सेप्ट को समझो,
डोमेन अभी भी आ रही है, लेकिन -3 और +3 पे भी कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, जो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे था। ऐसा क्यों है, ग्रेटर का निशान है। अब देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, याद रखो, न्यूमिनेटर में बिल्कुल पुराने जैसा आएगा, ठीक है। याद करो इसकी डोमेन आई थी -3 और 3, लेकिन क्लोज ब्रैकेट में। अब की दफ़ा ये आएगी राउंड ब्रैकेट में। ये तुम लोग खुद करो यार प्लीज़। हाँ, x² - 9 f(x) डोमेन चाहिए। सो ज़ाहिर स्क्वायर रूट हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a² - b² का फार्मूला लेंगे। लेकिन बच्चों की दफ़ा देखने में वैसे लग रहा है, लेकिन आंसर बहुत डिफरेंट है। x - 3 x + 3 ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, -इन्फिनिटी से -3, फिर -3 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। वेल x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -3, कोई भी आसान नंबर, अब ज़रूरी नहीं -4 रखो यार, अब -5 रख दो, कुछ भी रख दो। वेल जब यहाँ पुट करा हमने -4, तो देखो ये वाला पार्ट माइनस आएगा, -4 -3 -7, ये -1 -7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +7। देखें ना, 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस, यानी आंसर जो है हमारी डोमेन -इन्फिनिटी से -3 तक तो है अब की दफ़ा। ओके जी। वेल अब x0 रख दो, x0 रखेंगे, ये -3 हो गया ना, ये +3, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी अब की दफ़ा डोमेन यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ओके, 3 से इन्फिनिटी के लिए 4 या 5 कोई भी नंबर पुट करके देखो, 4 कर लेते हैं, 4 - 3 1, 4 + 3 7, प्लस प्लस ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, यानी ये भी है 3 से इन्फिनिटी भी। अब देखो आंसर हमारा क्या है, डोमेन -इन्फिनिटी से -3 और 3 से इन्फिनिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक हमने ब्रैकेट बनाया -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब एक बात करो भाई, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट, -3 और +3 शामिल है इन पे क्लोज ब्रैकेट, इसका बहुत ख्याल रखना। 2 सवाल खुद से करने को दे रहा हूँ जी, बिल्कुल करें अभी करें। 16 - x² और x² - 16, एक तो बिल्कुल इस जैसा है, एक बिल्कुल पहले जैसा है। ओके जी, √9 - x² के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी, जब भी मैंने कहा न्यूमिनेटर हो और स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये a² - b² का फार्मूला लग रहा है, जो कि a - b a + b होता है, यानी 3 - x × 3 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेल अब जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, टाइम लाइन डिफ़ाइन करते हैं, -इन्फिनिटी से -3, फिर -3 से 3, 3 से इन्फिनिटी। सो -इन्फिनिटी से -3 -4 रख के पुट करो, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ -4 कर रहे हो तो +7 आ रहा है हमारे, यहाँ से माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू नहीं होगी, -इन्फिनिटी से -3। आगे सारे साल इसी टाइप के होंगे। वेल -3 से 3 के दरमियान में कोई नंबर रखना है, 2 1 कोई भी रख सकते हो, ज़्यादा आसान क्या है, 0 x0 रखो, तो देखो यहाँ से +3, यहाँ से भी +3, दोनों प्लस है तो प्लस, यानी कि बिल्कुल जी यहाँ डोमेन हो सकती है। 3 से इन्फिनिटी तक 4 5 6 कोई भी नंबर लग सकते हो, 4 ज़रा आसान है, 3 - 4 -1, 4 + 3 -7, -1 + 1 माइनस, यानी ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर बिटवीन -3 to 3। अब देखो यहाँ लेस देन या ग्रेटर वाला तो चक्कर नहीं है, इसलिए -3 + 3 में कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगल ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट तब आता है जब या तो इन्फिनिटी - इन्फिनिटी हो या कुछ लेस वेस का निशान हो, ठीक है, वरना ये स्क्वायर ब्रैकेट ख्याल रखना। तो हो सकता है ऑप्शन उन्होंने ऐसे ही दिया हो, -3 3 सब में दिया हो, एक में दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हो, एक में 2 राउंड, एक स्क्वायर एक राउंड। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह समझो। नर्स में, फास्ट में, एनएडी में इतनी दफ़ा है जिसकी कोई हद नहीं। √x - 2 और यहाँ 3 - x डोमेन पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात सबसे पहले, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x does not equal to 0। जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमारी बेसिक बातें हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं जी, शुरू में सबसे पहले मैंने ये बताया था। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा सफ़ा, ये इसको उधर ले जाके ख़त्म कर देते हैं 0 से x है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये इक्वल टू का निशान नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान है। अब मेरे बच्चों ग्रेटर देन 0, यार श्योर तो नहीं हो कि ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है,
अब मुझे हर सूरत में इस बात को प्रूव करना है, साबित करना है कि भाई ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो नहीं। सो एक काम करूँगा मैं, डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स है कि नहीं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और से समझो, ये बड़ा की स्टेप है 3 माइनस एक्स से। अच्छा अब क्या होता है, कर दिया, नीचे क्या क्या स्क्वायर। अब एक मेरी बात सुन लो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। -7 का स्क्वायर पॉजिटिव, -9 का स्क्वायर पॉजिटिव। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अब ये बात को साबित करना था कि जी इट इज़ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अब ये पूरी बात हो गई। लेकिन एक बात और, आज 3 माइनस एक्स कहाँ था, रूट में, और रूट वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती वरना इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। 3 माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है जी, क्योंकि एक्स के इक्वल भी नहीं हो सकता 3, इसका मतलब है मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ऊपर वाले पे आते हैं, ये तो हमें इस ग्रेवी का काम हमने क्यों किया, ताकि बात को वैलिड कर पाए। यहाँ दो बातें, एक तो ब्रैकेट है x-2, एक है 3 माइनस एक्स। इन दोनों को क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इधर जब हम देखते हैं इस टाइप के डोमेन के क्वेश्चन, तो यार अब ये पहला सवाल है जिसमें हम ये नंबर लाइन ला रहे हैं, बाकी सालों में भी आएगी। बताता हूँ क्या करना है, थोड़ा दिमाग यूज़ करो यार। जो बच्चे नए हैं वो ये ना समझें कि इसका पुराने टॉपिक से कोई ताल्लुक़ है। पहले तो जो कराया है स्केलर वेक्टर, उसकी वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ये है थोड़ा सा टिपिकल, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है, और ये टॉपिक मैं बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखो, -∞ से 2 तक लाइन बनाएंगे हम, एक 2 से 3 तक, एक 3 से इन्फिनिटी तक। हम देखेंगे कि हमारी डोमेन इनमें से कहाँ वैलिड है। -∞ से 2 तक कोई नंबर सोचो, सबसे आसान है 0। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूँ तो ये -2 हो जाएगा +3, यानी ये वाला ब्रैकेट माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या देते हैं, माइनस। यानी कि डोमेन हमारी इसमें से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, सो -∞ तो 2 तक तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब 2 और 3 के दरमियान में हो सकता है। 2 और 3 में कोई शरीफाना वैल्यू 2.5। ओके जी, x की जगह 2.5 रखो, 2 माइनस किया 0.5, 3 में से 2.5 माइनस किया। अब दोनों पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। यस, आंसर हमारा कहाँ हो सकता है, बिटवीन 2 to 3, यानी ये तो हमारी डोमेन में शामिल हो सकता है। ओके जी, 3 to इन्फिनिटी में डोमेन हो सकती है या नहीं। सो 3 से बड़ा नंबर कोई है जी, 4, 5 भी ले सकते हो यार, कोई भी चेक कर लो, 4 आसान है। यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ, x - 4 + 2, लेकिन 3 - 4 माइनस, वही बात, प्लस माइनस माइनस होता है। सो यहाँ भी हमारी डोमेन नहीं हो सकती, हमारी डोमेन होगी बिटवीन 2 to 3, यानी हम कहेंगे डोमेन 2 to 3। अब बड़ी है बात, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा या राउंड ब्रैकेट आएगा। जहाँ तक 3 का ताल्लुक है तो ऑलरेडी मैं बता चुका, x डज नॉट इक्वल टू 3, अब तो राउंड ब्रैकेट आएगा। और x - 2 ये 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम 0 लगा देते हैं, न्यूमिनेटर 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी एंड 0 हो सकता है। यहाँ हमारे पास सारी बातें हमने की थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 2 इज़ वैलिड, तो 2 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। सो मेरे भाई आगे भी इसी नंबर लाइन के सिस्टम पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए टेंशन ना लें, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। f(x) बराबर है 1/1 - x, तो हमें कह रहे हैं फॉर f(x) टू बी डिफाइंड। अब देखो, जब मैंने एक बात बताई थी कि स्क्वायर रूट भी हो डिनोमिनेटर में हो, तो हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0, तो 1 - x ग्रेटर देन 0। अब देखो एक बड़ी अहम बात सुन लो, ये जब ये ग्रेटर लेस का निशान है ना, वो नहीं है कि बस वो इक्वल टू की तरह, नहीं, बड़े तरीके से। अब ज़ाहिर है x माइनस अगर हम उधर लेके जाएँ, ठीक है, ले जा सकते हैं, बिल्कुल जी। इसका मतलब यही हो जाएगा ना, x < 1, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब है वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो आखिर 1 से छोटी क्या भाई, -∞ से लेके कहाँ तक हो सकती है, 1 तक, 1 से छोटी भाई, +∞ पे तो नहीं हो सकती ना। देखो अगर 1 से ग्रेटर होती तो मैं 1 to ∞ बना देता। अब मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से 1 तक। हाँ जी, ब्रैकेट कौन सा आएगा, राउंड या स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट तो तब आता है जब नंबर इंक्लूड हो, जैसा कि इक्वल टू 2 होता या लेस देन और इक्वल टू 2 होता,
यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता, लेकिन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हम कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे? राउंड ब्रैकेट। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा राउंड ब्रैकेट ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखो। सो जी दिस इज योर आंसर। बहुत अहम सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डोमेन पूछ रहे हैं। यार मैंने क्या बात कही थी, सबसे पहले डिनोमिनेटर ढूंढो, कहीं डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहाँ है, डिनोमिनेटर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसके फैक्टर्स बनना बहुत आसान है यार, मैट्रिक्स से पढ़ रहे हो, 8th क्लास से पढ़ रहे हो, जिनको नहीं आते भाई वो बता देना, अलग से उनको फैक्टर बढ़ाना भी सिखा देंगे यार। देखो ना, एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x 6 2 12, बिल्कुल सही फैक्टर बने। तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, डज नॉट इक्वल टू 0। यानी डोमेन सारे रियल नंबर पर मुश्तमिल हो सकती है, कौन सा नहीं आना चाहिए? देखो ना, एक मिनट, x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x डज नॉट इक्वल टू 6, x डज नॉट इक्वल टू 2। 6 और 2 के अलावा सारे नंबर हो सकते हैं, कौन से तो नहीं हो सकते? ये तो नहीं हो सकते। तो जनाब हम कहेंगे डोमेन। आंसर आ गया, देखो कितनी आसान ट्रिक है। अब इसकी डोमेन निकालनी है। ओहो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की क्या ट्रिक बताई थी कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो मैथ्स के रूल के तहत ये -2 इधर आगे +2 हो जाएगा। हम कहेंगे एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी डोमेन हो सकती है कहाँ से लेके कहाँ तक? 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने चाहिए। देखो 2 जो है, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट लिखा है। ऐसा क्यों यार? इन्फिनिटी कोई नंबर है तो नहीं ना, हमने एक एज्यूम किया हुआ है, तो इसलिए हम आगे लिख लेते हैं राउंड ब्रैकेट लिख देते हैं हमेशा इन्फिनिटी में, यानी भाई कहीं चल रहा होगा इन्फिनिटी तक। दोबारा देखो, ऊपर वाला सवाल बड़ा सिंपल था, डिनोमिनेटर के हमेशा फैक्टर बना लो, जैसे कि x माइनस 6 और x माइनस 2 क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। यही तो बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 6, x डज नॉट इक्वल टू 2। 6 और 2 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ साफ दिख रहा है वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक आ रही है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। 2 पे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट बना देंगे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, डोमेन का टॉपिक है। हम ये बात करते हैं कि डोमेन होता क्या है। देखो बेसिकली कुछ पहली बात तो बता दो, डोमेन रेंज से ठीक ठाक सवाल आते हैं कैट में। ये जो आप बात करते हैं सर इंटर के चैप्टर्स, तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट का इंटर के चैप्टर से ताल्लुक़ नहीं होता, या ए लेवल भी आ जाता है, फेडरल भी, आखान बोर्ड भी, कुछ भी आ सकता है। सो डोमेन इनसाइड द फंक्शन होता है, और एफ एक्स हम कहते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ डिफाइंड। क्या मतलब? यानी फर्ज करो एफ ऑफ एक्स x³ - 3 है। अब x की जिस वैल्यू से भी कोई ना कोई वैलिड आंसर आ रहा हो वो हमारी डोमेन होगी। खैर इस केस में हम कहेंगे कि ऑल द रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट करने से कोई ना कोई रिजल्ट आ ही रहा है, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। वेल डोमेन निकालते हुए एक बात का ख्याल रखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के एक तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्क्वायर रूट अगर हो कोई एक्सप्रेशन तो हमेशा इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्या बताया मैंने? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट में हो इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। वेल अगर दोनों बातें पुरानी हो जाए, यानी डिनोमिनेटर भी हो और एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में भी हो, तब क्या होगा? तब सिर्फ एक सिचुएशन होगी कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब इक्वल टू 0 वाली बात तो हो ही नहीं सकती। तब ये एक्सप्रेशन लाजमी क्या है, 0 से ग्रेटर होगी। यहाँ तक समझे, फिर बहुत औसम ट्रिक है, जिसके बाद ये टॉपिक इंशाल्लाह आपके लिए हलवा हो जाएगा। बड़े मज़ेदार सवाल, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर दे रहे हैं 3x + 2y - 8, जी ऑफ जेड दे रहे हैं जेड स्क्वायर, यानी ब्लैक कलर से इस बार क्वेश्चन लिखा है, और कह रहे हैं f3, g, 4 किसके इक्वल होगा। वेल काफ़ी लंबा कुछ दे दिया, तो अब इब्तदा कहाँ से करो भाई? एंड में चाहिए तो ये, तो एफ एक्स दिया किसके बराबर है, 3x + 2y - 8। बड़ा आसानी चाहिए, एक्स की जगह तो मैं 3 पुट कर दूंगा, वाई की जगह जी ऑफ 4, तो इसका मतलब जी ऑफ 4 भी चाहिए मुझे। क्या दिया हुआ है? नहीं जी, जी ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर, तो पहले मुझे 4 की वैल्यू जेड की जगह पुट करनी है ताकि जी ऑफ 4 आ जाए। तो जी करें, जी
और 4 का स्क्वायर 16 जनाब, बिल्कुल आ गया 16। अब मुझे 3 G 4 निकालना है। सो वेल यहाँ देखो 3x + 2y - 8 था, 3 लिखा। x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम? हाँ जी 3 लिख देंगे। 3 3 = 9 + 2, हाँ जी देखे ना 2y था, तो और y किसके बराबर था? G4 के, जो कि 16 आया था। मैंने 16 पुट कर दिया। -8 हैज़ इट इज। सो अब डेयर 3 3 = 9, 2 16 = 32 -8 सब कुछ कर आके 33 आ जाएगा। वेल एक और बड़ा प्यारा सवाल है। fx, y, z बराबर है x² + 2y² - 2z। x की जगह -1 पुट करो, y की जगह 1, z की जगह -1 और आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है। f(x) बराबर है x - 1 के, h(x) बराबर है 5/x के, जो ब्लू कलर से लिखा है क्वेश्चन है। g(x) बराबर है 3x के, यानी f भी आ गया, g भी आ गया, h भी आ गया, और कह रहे हैं f इनवर्स gh(f) निकालो। यानी बहुत लंबा चक्कर है, इन्वर्स भी आ रहा है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले देखो ये चीज़ सॉल्व करो। जो सबसे पहले h5, तो यहाँ x की जगह 5 पुट कर दो। 5/5 1, यानी कि h5 1 के बराबर हो गया। ओके, अब g(x) निकालो, कितना है? 3x। तो भाई ये हमारे पास क्या निकला है? 1 आ गया, तो यहाँ 1 पुट कर दो। 3 1 = 3। ओके जी, gh(5) आ गया है 3 के बराबर। अब मुझे यहाँ लाना है, लेकिन इन्वर्स। अब देखो f(x) है x - 1। याद करो मैंने एक तरकीब बताई थी, जिनको नहीं पता कल बताई थी। ax + b/c बराबर हो जाता है। देखो ये दोनों की जगह तब्दील होती है, cx - b/a। तो x - 1/1 1 कहाँ से है? अपने पास से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो क्या होता है? इन दोनों की जगह तब्दील, इसकी साइन तब्दील। तो वेल यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। x + 1 ये साइन तब्दील हो जाएगी। प्लस b से माइनस b होता है, तो -1 है तो +1। ये आ गया f इनवर्स x। हमें तो क्या निकालना है? f इनवर्स gh(5), और gh(5) की वैल्यू अभी तो निकाली है 3। सो वेल डेयर, यहाँ x + 1/1 में हमने ये वैल्यू 3 पुट कर देनी है। 3 + 1 यानी कि 4, और यही हमारा आंसर है। सो बच्चों देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आए, बहुत डिटेल में आए हैं यहाँ पे सारे टॉपिक। थ्योरी की निस्बत एप्टीट्यूड टेस्ट में हर टॉपिक देखो कितनी डिटेल। f(x) बराबर है e⁻7x + √3/2। gf(x) बराबर है x के, और कह रहे हैं gx क्या होगा। वेल अब देखो ऑप्शन दिया है ln 2x - √3/7, 2x - √3/7, 2x - 3। अब ऐसे सवाल काफ़ी कर चुके हो यार। हमें क्या करना होगा? इस x की जगह इन ऑप्शन में से कुछ पुट करना है जिससे ये आए। अब सोचो एक बात, क्वेश्चन में ई मौजूद है, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल तभी ख़त्म हो सकता है जब ln हो, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ln है? जी हाँ, पहले वाले में तो ज़ाहिर है पहला वाला ही हो सकता है। एग्ज़ाम है तो बस टिक मार के आगे बढ़ जाना, कुछ सोचना भी नहीं। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नहीं है इसलिए करके दिखा देता हूँ। चलें वेल इसकी जगह हम पुट करेंगे जब ये, तो भाई ये ln और e तो आपस में लड़के मर जाएंगे। अब देखो ln के साथ क्या था? 2x - √3/7, तो यहाँ 7 के साथ ये आ जाएगा 2x - √3/7 प्लस √3 वैसे ही, ये अपॉन का 2 भी वैसे ही। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 7 कैंसिल हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल हुआ। 2x - √3, यहाँ से भी प्लस √3, ये 2 -√3 प्लस √3 भी कैंसिल, 2 कैंसिल। ऑफकोर्स x आ जाएगा इसको रखने से। अंडरस्टूड सी बात है, यही ऑप्शन हो सकता था। हाँ, अगर ln के 2 ऑप्शन होते तो हम करके देखते हैं। ln का एक ही ऑप्शन है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, इसी को टिक मार के एग्जाम में आगे बढ़े। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, और एप्टीट्यूड टेस्ट वक्त के साथ जंग है, ठीक है। f(x) बराबर है x² + bx + c के। f - 3 0 दिया है, f1 0 दिया है, b + c चाहिए। वाल हमें देखनी होती है किस पे? टारगेट पे नज़र। एक्सप्रेस न्यूज़ का स्लोगन है हर खबर पे नज़र ना, तो हमें टारगेट पे नज़र, b + c चाहिए। अब जहन में एक बात आती है, देखो ये चीज़ y को ज़ाहिर करती है जो इक्वल टू के इस तरफ होती है, ये x को, कि भाई हम x की -3 पुट करते हैं और यहाँ 0, -3 का स्क्वायर 9 - 3b + c = 0, यही करते हैं ना पहले स्टेप। मगर मैं नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? मैं सोचूंगा यार कि 1 ज़्यादा छोटा नंबर है, 1 से पहले स्टार्ट करके देखता।
ये करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखो ऐसे टाइम बचाते हैं। f1 चले ये कर लें, अभी भी टाइम बच जाएगा। f1 = 0, x की 1 पुट करें। अब 0 = 1 + p + c। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन में करना होता है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके b c की वैल्यू निकलता है, पर ऐसा हम क्यों करें? देखो हमें तो b + c चाहिए ना, तो यार यहाँ से आ जाएगा, +1 को बस उधर ले जाओ, p + c -1 आ गया, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। f(x) दिया है 3x - 1/2, g(f(x) दिया है, gx पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 2x + 1/3, 2x + 1 1/3। देखो ज़्यादा सवालात ऑनलाइन में आपको मिल जाते हैं और यही फ़ायदा है, और मैं बहुत करा रहा हूँ इस जैसे, क्योंकि आते बहुत हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो तो फिर करना भी आ जाएगा। देखो अब मतलब क्या है, यानी यहाँ पे हमें कुछ ऐसा पुट करें x की जगह कि एंड में रिजल्ट x आए। अब ऑप्शन दिए 2x + 1/3, 2x + 1 1/3। अब हम बारी बारी सारे पुट करते हैं तो टाइम ज़ाया होता है। हमें फ़ौरन अकल इतनी होनी चाहिए यार कि कौन सा ऐसा है जिसका कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि 1/3 का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1/3 में पुट करूँ तो x नहीं आएगा। 2x + 1 पे भी मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ बहुत चांस दिख रहा है। सो वेल पुट करें यहाँ पर 2x + 1/3 और देखेंगे x आता है कि नहीं। चलें इसे करके देखते हैं। पहला स्टेप तो हो गया, ओके जी। 2x + 1 - 1/2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया भाई x। सो आंसर हो गया ऑप्शन है। कुछ वो ग्राफ्स की वीडियोस मैंने डाली हैं भाई आप लोगों के ग्रुप में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ्स की वीडियो भी डालनी है, वो भी देख लें बच्चों। देखो f(x) बराबर है 2/x + 5 के, g(f(x) बराबर है x के, कह रहे हैं gx कितना होगा? क्या 2/x - 5, क्या 7, क्या 3x, क्या x²? वेल कल भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। देखो इसकी ट्रिक ये होती है कि भाई ये f(x) है, यहाँ x की जगह हम क्या पुट करते हैं? gx। जब पुट करेंगे तो आना क्या चाहिए? x, यानी 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, +5 यहाँ कुछ ऐसा प्लस करें। वेल ऑप्शन से अंदाज़ा कर लो, सबसे अच्छी ट्रिक है। x² पुट करने से तो x नहीं आएगा, 7 पुट करने से भी नहीं आता, दिख रहा कांस्टेंट नंबर है ना 3x। वेल इससे मुझे कुछ दिख रहा है, चलें कंफर्म करते हैं डियर। अब यहाँ पे क्या लिख के देखें, 2 तो वैसे ही है, ठीक है, +5 2x - 5, यही है ना मेरे भाई। सो पुट करते ही ये कैंसिल, ये कैंसिल। मैथ्स के रूल के तहत नीचे जो चीज़ है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, x आ गया, और आना भी क्या चाहिए था? यही आना चाहिए था। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ये। इस जैसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, और मैं इंशाल्लाह करवा भी बहुत रहा हूँ बच्चों का। हम देखो, अब देखें बड़ा ही प्यारा सवाल है। f(x) दिया है, जो ब्लू कलर से लिखा है बच्चों, ये क्वेश्चन है 4x - 5, और gx दिया है 3x। कल ऐसे साल बहुत सारे किए थे। अब चाहिए f(g)(2). तो डजंट मैटर आपने कल पढ़ा है या नहीं, आज से भी पढ़ा है तो कोई मसला नहीं। देखो 2 तरीके हैं, पहले हम f(g)(2) निकालना है ना, तो g(2) निकाल लें। g(2) निकालने का मतलब x की जगह 2, 3 का स्क्वायर 9 हुआ कि नहीं। अब f(g)(2) चाहिए, तो देखो f(x) किसके बराबर है? 4x - 5। x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? ये g(2), ठीक है जी, यही तो करना है, कर दीजिए। वाल ये हो गया, 4 9 36, 5 माइनस कर दें 31 हो जाएगा। अब अगर एक और तरीका क्या हो सकता था, f(g)(x) निकालते हैं, जो कि होता 4x - 5। सो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ये 3 की पावर x कर दिया। अब 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 - 5 31। अब देखो दोनों मेथड में से कोई भी कर लो, आंसर वही आ रहा है बच्चों। ओके जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) बराबर है x² - 4 के, और g(x) नहीं पता, ये निकालना है, और f(g)(x) बराबर है 4x² - 8x के, ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे? g(x) की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है, x, 4x, x², 2x - 4। और आज जितने क्वेश्चन कराएं, एक तो जो F99 वाला था, और एक ये आवे क्वेश्चन है दोनों। इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कल इंशाल्लाह इस टाइप के और बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए f(x) बराबर है x² - 4 के, g(x) नहीं पता,
एफ जी ऑफ एक्स दिया है 4x² माइनस 8x। वाल अब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आपको बताए नहीं हैं। होना क्या चाहिए कि ये देखो ना, इसको टारगेट रखो, एफ ऑफ x² माइनस 4। x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे क्या आ जाए 4x² माइनस 8x। अब यहाँ देखो 4x² माइनस 8x आए g ऑफ x की वैल्यू रखे, तो ऐसा कैसे आ सकता है? क्या x से आ सकता है? भाई अगर यहाँ x आएगा तो x² माइनस 4 इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। क्या ऐसा 4x से हो सकता है? खुद सोच के बताओ। नहीं यार, 4x का स्क्वायर तो 16x² हो जाएगा, वो तब भी नहीं आएगा। क्या x² से हो सकता है? x² का स्क्वायर तो x4 हो जाएगा। नहीं जी। 2x माइनस 2 जी, ये कुछ लग रहा है। चलें देखते हैं 2x माइनस 2 पुट करके ये ऊपर वाली वैल्यू आती है कि नहीं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अपनाया, 4x² माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 4x² माइनस 8, और ये तो आ गया। तो बच्चों आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देख लो यार इसको, ठीक है जी। सो कल हमने जैसे बहुत क्वेश्चन करने हैं, नए बच्चे सुन लें, कुछ स्केजुलिंग ऐसी है कि अभी फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया। कल इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। डोमेन एंड रेंज, लिमिट्स, ये चैप्टर्स होने हैं अभी हमने। इंग्लिश की क्लास मॉर्निंग में बिल्कुल होती है, सहरी के टाइम पे। और कल दोपहर में इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो करा दिया था मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, उसका रिवीजन भी करवा दूँगा। और फिज़िक्स में भी कोई हम छोटा मोटा टॉपिक इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे। तो बच्चों ये है हमारी सारी की सारी कहानी इंशाल्लाह कल। जैसा इसका आंसर आप लोग खुद निकालें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 4, जी ऑफ x माइनस 4, एफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ के इक्वल है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? वेल वैसे ही एफ जी एफ निकालना, जी एफ एफ ऑफ एक्स निकालना, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल। एक और बड़ा प्यारा सवाल, एफ ऑफ एक्स बराबर है x प्लस 3 के, जी ऑफ एक्स बराबर है x² के, और कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एफ जी ऑफ x इज इक्वल टू जी एफ ऑफ x। x की किस वैल्यू पे एफ ऑफ जी एक्स बराबर होगा जी ऑफ एफ एक्स के? तो वेल एफ जी ऑफ x बराबर है x प्लस 3 के, ये बात बताई भी है कि नहीं? जी ऑफ x बराबर है x² के। सो अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ x की वैल्यू पुट कर दूँ तो जी ऑफ x गौर से देखो x² है, क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3 की जगह, यहाँ x की जगह जी ऑफ x की वैल्यू x² प्लस 3। इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। फिर जी एफ ऑफ x x का स्क्वायर, वेल यहाँ पे हमें एफ ऑफ x लिखना है, यानी x प्लस 3, इसका स्क्वायर ले ला। अब हमें तो ये कह रहे हैं ना x की वैल्यू है जब एफ जी ऑफ x के इक्वल है, तो देखो ये x² प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर। लेफ्ट पे x² प्लस 3, यहाँ ओपन करो x² प्लस 6x प्लस 9, 6x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताओ? -1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कंपोजिट फंक्शन। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 3 के, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है x² माइनस 1 के, कह रहे हैं एफ जी ऑफ 2 निकालें। ये जो ब्लू कलर से सारे का सारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और जो ब्लैक से ये सोल्यूशन है। अब देखो दो ट्रिक्स हैं। एक तरीका तो होता है कि पहले हम एफ जी ऑफ 2 कह रहे हैं ना, तो जी ऑफ 2 निकालना। जी ऑफ 2 का मतलब है कि जी एक्स x² माइनस 1 है, तो x की मैं 2 पुट कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। जी ऑफ 2 मेरे पास 3 आ गया, ठीक है जी। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो देखो 2x प्लस 3, यहाँ x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जी ऑफ 2 की। जी ऑफ 2 अभी तो हमने निकाला था 3, तो 2x प्लस 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 3 9। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? देखें ये चाहिए ना मुझे, तो पहले स्टेप में मैं एफ जी ऑफ 2 की जगह एफ जी ऑफ एक्स पुट कर दूँ, तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर 2x प्लस 3 के, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जी एक्स। जी एक्स क्या है बच्चों? ये देखो x² माइनस 1, ये पुट कर दिया। अब जब ब्रैकेट से ओपन किया तो देखो 2x² माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 1 होता है, 2x² प्लस 1। अब यहाँ 2 हम पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ मैजिकल ट्रिक पे देखें, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x7,
-97x6 -199x5 प्लस 99x4, बाप रे बाप, -2x प्लस 199, और कह रहे हैं F99 निकालो। अरे कैसे करें, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। तो बच्चों अब यहीं से मेरे मैजिक्स स्टार्ट होते हैं। जो ब्लू कलर से लिखा है पूरे का पूरा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हम मैजिक से करेंगे। मैजिक बोले तो देखिए F99 चाहिए सिंथेटिक डिवीज़न में, बाहर 99 लिखते हैं। x की पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है भाई, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। x की पावर 6 का -97, x की पावर 5 का -199, x की पावर 4 का 99। अब देखो x³ x स्क्वायर है ही नहीं, तो उनकी कोएफिशिएंट को मैं 0 लिख दूँगा। x का कोएफिशिएंट -2, और फिर ज़ाहिर है ये 190 है, इसको काइंडली करेक्ट करिए, ठीक है। दिस इज़ 190, ओके डियर। अब क्या होगा, सिंथेटिक डिवीज़न के रूल के तहत पहली ये वैल्यू 1 एज इट इज़ आ जाएगी। इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 99 से, ये हो गया। -97 और प्लस 99 कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 को फिर 99 से मल्टीप्लाई करें, 198। वाल -199 और 198 कितना बच गया, -1। इस -1 को 99 से मल्टीप्लाई करें, -99। 99 और -99 ज़ीरो हुआ, ठीक है। अब आगे तो 2 बार है ही ज़ीरो, फिर -2 को उतारा और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से, तो हो गया -198। अब ऊपर देखिए 190 था, 190 और -198 कितना हुआ, -8, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो इसी में ऐसे ही तो करना होता है, बाहर देखने में देखिए कितने मुश्किल सवाल होंगे, तो हम अपने ट्रिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ देखें साइन हाइपर इनवर्स x। अब इनवर्स में क्या होगा, देखो ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एक याद कर लो, कॉस खुद ब खुद वैसे ही है, बस सिर्फ साइन का हो जाएगा, पूरा वैसे ही ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह टेन और कॉड बहुत मिलते हैं। टेन में देखो क्या है, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स x 1/2 ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो देखो कॉड इनवर्स में भी 1/2 ln है, बिल्कुल है जी। ऊपर x प्लस 1, ठीक है जी। वहाँ नीचे 1 माइनस एक्स था, यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। और कोसेक हाइपर इनवर्स x में देखो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेक इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे सेम फार्मूले, बस कोसेक में यहाँ प्लस है, सेक में यहाँ पे माइनस है। इसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी के, यानी कि वाई के। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, वेल हमें यहाँ डिटेल में नहीं जाना, शॉर्ट ट्रिक से करना है। शॉर्ट ट्रिक होती है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस बी अपॉन ए, यानी कि देखो ये 3x प्लस 4/5 था, तो हमेशा रखो ए और सी की जगह तब्दील होती है, बी का साइन तब्दील होता है। जैसे कि जेमस वाला आया था 3x प्लस 4/5, तो 3 और 5 की जगह तब्दील हो जाएगी 5x, और 4 का साइन 5x माइनस 4/3। ये बच्चों फ़ौरन आंसर आ जाएगा, और एफटी में हमें ऐसे ही आंसर चाहिए होते हैं, ध्यान में रखें जी। एक और पास सेवर का बड़ा अच्छा सवाल, 3,2 4,2 3,1 7,1 2,3 में से किसको रिमूव करें कि चीज़ फंक्शन बन जाए। अब इतनी तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि ये जो पहले वाले होते हैं बच्चे, एक बच्चा 3, एक बच्चा 4, एक बच्चा है, फिर 3 आ गया, एक बच्चा 7, एक बच्चा 2। एक मिनट, 4 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है जी, पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है, या तो यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि 3 2 के साथ भी 3 1 के साथ भी है, फिर वही 2 2 अम्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ज़ाहिर है इनमें से किसी एक को हटाएंगे, अब किसको, सवाल ये पैदा होता है 3,1 या 3,2। तो देखो ऑप्शन में क्या 3,1 मौजूद है, नहीं ना, खाली क्या मौजूद है 3,2, तो इसको हटा दो, फंक्शन बन जाएगा। ये साल से नस्ट में आते हैं, बाकी कहीं नहीं आते, तो बाकी सब टेंशन ना लें कि भाई g ऑफ x इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और ये x की वैल्यू कह रहे हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, लेस दैन और इक्वल टू 2। फिर एक और इसमें स्प्लिट फंक्शन है 2 पार्ट में, 3x x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। अब इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे होगा। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा पंगा है, इस पंगे को मसले को हल कैसे करेंगे। देखो पहले तो अगर आप g ऑफ x देखोगे, x की या 0 पुट करो ना, यहाँ पे स्क्वायर में 0 से लेके 2 तक पॉइंट है, 0.5 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। क्या है कि हर एक का आंसर डिफरेंट आना चाहिए।
अगर हर एक का आंसर डिफरेंट आ रहा है पॉइंट पुट करके तो फंक्शन है, और कभी दो का आंसर यूनिक सोल्यूशन, जैसे कि वैल्यू देखो 0 रखने से 0.5 से 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो 3x वैल्यू 2 से 10 तक, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9। अब ये फंक्शन है या नहीं? देखो पंगा क्या हुआ कि 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था, 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था। यहाँ पुट करने से 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है आंसर, यहाँ पुट करने से 2 3 सा 6 आ रहा है। तो फिर वही दो आंसर कैसे हो सकते हैं, यानी वही दो अम्माएँ बात हो गई। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब मैथ्स में अगर कोई ऐसा सवाल पेपर में आए, पहली बात तो ऐसे आते नहीं है, मैं हर तरह का करा रहा हूँ तुम लोगों को, अगर आ जाए तो पूरा चेक मत करो। तुम देखो फंक्शन स्प्लिट कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, 2 कॉमन है, सिर्फ 2 को चेक करके देखो, यहाँ पुट करके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 सा 6, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं है। लेकिन फर्ज करो ऊपर वाली लाइन तो यही होती, यानी 2 का स्क्वायर 4, और नीचे बजाय 3x के क्या दिया होता, 2x दिया होता इस तरह। तो जब हम x या 2 पुट करते हैं 2 2 सा कितना आता, 4, जो कि सेम आंसर है। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने से और यहाँ 2 पुट करने से सेम आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन है। क्या मतलब हुआ, मैं 0 से लेकर 2 तक में से 2 को चेक करूँगा, क्यों 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, यहाँ का एंड यहाँ का बिगिन। जब ऐसा सवाल आए तो बच्चों बहुत आसान बात हो गई। अब तो ये वाले एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 के, जी ऑफ एक्स 2 के बराबर है, और जी एच ऑफ एक्स है ये भी, ये बराबर है 1, 2, 2, 1, 3, 2। इनमें से कौन सा फंक्शन है, एफ, जी, एच या सारे? देखो ये तो फंक्शन हो गई होगा क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर ये फंक्शन का स्क्वायर है और प्लस है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि दो एलिमेंट्स अगर हों तब हमें चेक करना था कि ऑल एलिमेंट्स इन ए और बी। खाली इस तरह का फंक्शन ही हमेशा फंक्शन ही होगा। जब देखो ये आपके पास एक पावर भी हो रही है, एडिशन, कांस्टेंट नंबर भी फंक्शन होता है, यहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर ये 1, 2, 3 में से कोई एक चीज़ दो दफ़ा दो डिफरेंट नंबर के साथ है, हमारा ऐसा नहीं है ना। देखो यहाँ 1, 2, 2, 1, 3, 2 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। 1 की अम्मा 2, 2 की अम्मा 1, 3 की अम्मा 2, सबकी अम्मा अलग अलग फंक्शन है। तो ऑल ऑफ दैम, तीनों के तीनों फंक्शन है भाई। ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स। कह रहे हैं एफ एक्स फंक्शन होगा, जी एक्स होगा या बोथ होंगे, तो आंसर है बोथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करो हमेशा फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स। कह रहे हैं एफ एक्स फंक्शन होगा, जी एक्स होगा या बोथ होंगे, तो आंसर है बोथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करो हमेशा फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जी एक और पास सेवर का बड़ा अच्छा सवाल, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 7, 1, 2, 3 में से किसको रिमूव करें कि ये चीज़ फंक्शन बन जाए। अब इतनी तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं कि जो पहले वाले होते हैं बच्चे, एक बच्चा 3, एक बच्चा 4, एक बच्चा है, फिर 3 आ गया, एक बच्चा 7, एक बच्चा 2। एक मिनट, 4 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, पंगा यहाँ तो कुछ नहीं है, या तो यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि 3 2 के साथ भी 3 1 के साथ भी है, फिर वही दो दो अम्माएँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ज़ाहिर है इनमें से किसी एक को हटाएंगे। अब किसको, सवाल ये पैदा होता है 3, 1 या 3, 2। तो देखो ऑप्शन में क्या 3, 1 मौजूद है? नहीं ना, खाली क्या मौजूद है 3, 2। तो इसको हटा दो, फंक्शन बन जाएगा ये वाले एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 के, जी ऑफ एक्स 2 के बराबर है, और जी एच ऑफ एक्स है ये भी, ये बराबर है 1, 2, 2, 1, 3, 2। इनमें से कौन सा फंक्शन है, एफ, जी, एच या सारे? देखो ये तो फंक्शन हो गई होगा क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर ये फंक्शन का स्क्वायर है और प्लस है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि दो एलिमेंट्स अगर हों तब हमें चेक करना था कि ऑल एलिमेंट्स इन ए और बी। खाली इस तरह का फंक्शन ही हमेशा फंक्शन ही होगा। जब देखो ये आपके पास एक पावर भी हो रही है, एडिशन, कांस्टेंट नंबर भी फंक्शन होता है, यहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर ये 1, 2, 3 में से कोई एक चीज़ दो दफ़ा दो डिफरेंट नंबर के साथ है, हमारा ऐसा नहीं है ना। देखो यहाँ 1, 2, 2, 1, 3, 2 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। 1 की अम्मा 2, 2 की अम्मा 1, 3 की अम्मा 2, सबकी अम्मा अलग अलग फंक्शन है। तो ऑल ऑफ दैम, तीनों के तीनों फंक्शन है भाई। साल से नस्ट में आते हैं, बाकी कहीं नहीं आते, तो बाकी सब टेंशन ना लें कि भाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स की वैल्यू कह रहे हैं
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2। फिर एक और इसमें स्प्लिट फंक्शन है दो पार्ट में, 3x x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे होगा। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा पंगा है। इस पंगे को, मसले को हल कैसे करेंगे? देखो पहले तो अगर आप g ऑफ x देखोगे, x की या 0 पुट करो ना, यहाँ पे स्क्वायर में 0 से लेके 2 तक पॉइंट है, 0.5 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। क्या है कि हर एक का आंसर डिफरेंट आना चाहिए। अगर हर एक का आंसर डिफरेंट आ रहा है पॉइंट पुट करके तो फंक्शन है। और कभी दो का आंसर यूनिक सोल्यूशन, जैसे कि वैल्यू देखो 0 रखने से 0.5 से 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो 3x वैल्यू 2 से 10 तक, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9। अब ये फंक्शन है या नहीं? देखो पंगा क्या हुआ कि 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था, 2 पॉइंट यहाँ भी मौजूद था। यहाँ पुट करने से 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है आंसर, यहाँ पुट करने से 2 3 सा 6 आ रहा है। तो फिर वही दो आंसर कैसे हो सकते हैं? यानी वही दो अम्माएँ, बात हो गई। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब मैथ्स में अगर कोई ऐसा सवाल पेपर में आए, पहली बात तो ऐसे आते नहीं है, मैं हर तरह का करा रहा हूँ तुम लोगों को, अगर आ जाए तो पूरा चेक मत करो। तुम देखो फंक्शन स्प्लिट कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, 2 कॉमन है, सिर्फ 2 को चेक करके देखो, यहाँ पुट करके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 सा 6, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करो ऊपर वाली लाइन तो ये होती, यानी 2 का स्क्वायर 4, और नीचे बजाय 3x के क्या दिया होता, 2x दिया होता, इस तरह। तो जब हम x या 2 पुट करते हैं, 2 2 सा कितना आता, 4, जो कि सेम आंसर है। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने से और यहाँ 2 पुट करने से सेम आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन है। क्या मतलब हुआ, मैं 0 से लेकर 2 तक में से 2 को चेक करूँगा, क्यों 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, यहाँ का एंड यहाँ का भी है। जब ऐसा सवाल आए तो बच्चों बहुत आसान बात हो गई अब तो ये, ठीक है। चिल्ड्रन आंटियाँ। तो अब एक और ऐसा ही सवाल आता है बड़े प्यारे। x है 1 2 3 4 के बराबर, ये सारे हो गए चिल्ड्रन, और y ये हो गई आंटियाँ 1 5 9 11 15 16, ठीक है। वो 1 1 दोनों में हो सकता है, कोई इसकी टेंशन ना लें। अब इनमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं है, तो पहले तो ये चेक करो कि ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, आला रे आला। कि ऐसा तो नहीं किसी ऐसे के साथ मौजूद हो जो कि y में ही मौजूद ना हो। देखो ना, 1 y में मौजूद है, 11 मौजूद है, 1 मौजूद है, 15 मौजूद है। कल का लगा 17 लिखा होता तो 17 तो y में है ही नहीं, तो भी फंक्शन नहीं होता। यहाँ तक भी सही है। अब देखो ये जो मेंबर है 1, ये 1 के साथ है, ठीक है जी। अब इस 1 को 5 या 9 के साथ नहीं होना चाहिए। 2 11 के साथ है, क्या 2 दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बस सही है। 3 1 के साथ है, दोबारा 3 नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर ये 1 और ये 3 इस 1 के साथ बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो आंटी है ना, इस 1 की अम्मा भी ये वाली 1 आंटी, और इसकी भी। भाई 1 तो नाम है ना, आंटी ने अपने बच्चे का नाम अपने ऊपर रख लिया, एक बच्चे का अपने ऊपर, एक का 3 रख लिया, दैन इट्स ओके। ये तो फंक्शन है। F2 देखो, तुम लोग मुझे बताओ फंक्शन है कि नहीं। 1, 2, 7, 3, 5 फंक्शन है? नहीं है भाई, ए का तो हर एलिमेंट्स आना चाहिए। ये 4 इसकी अम्मा कहाँ है, नहीं है अम्मा ना, फंक्शन नहीं है बेचारा। अब आ जाओ F3, 1 2 3 4 फिर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। अब क्या ये फंक्शन है? 1 के साथ 5, ठीक है जी, 2 के साथ 9, 3 के साथ 1, ठीक है जी, 3 के 4 के साथ 5, 1 के साथ 5, 4 के साथ 5, ये तो हो सकता है। लेकिन ये क्या 2 11 के साथ भी, 9 के साथ भी, ये जो हमारा x वाला है यानी चिल्ड्रन, दो माएँ कैसे हो सकती हैं? 2 की एक माँ 9, 2 की एक माँ 11, नहीं भाई, 2 भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो इनमें से फंक्शन खाली कौन है? F1 है। हमारी ऑनलाइन क्लासों की आज पहली क्लास, इस तरह से कह लें कि दोबारा से कोर्स रिवीजन का। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम सेकेंड ईयर मैथ्स से स्टार्ट लेते हैं, सेकेंड ईयर मैथ्स खत्म हो जाती है तो फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ाते हैं। और अब सेकेंड ईयर मैथ्स आज से स्टार्ट किए, ठीक है जी। एक बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो आज बिल्कुल सिरे से। तो नए बच्चे डोंट बॉदर अबाउट इट, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और जब ये सेकेंड ईयर मैथ्स खत्म हो जाएगी, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, ऐसे चलता रहता है हमारा पूरे साल। तो डोंट बॉदर अबाउट इट। सबसे पहले टॉपिक है फंक्शन। ये फंक्शन आखिर होता क्या है? फंक्शन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स A and B सच दैट
all elements in A are associated to some elements in B, this association is unique. बहुत बुनियादी डेफिनेशन है भाई। 4 बच्चे, एक का नाम है अलिफ, एक का नाम है बे, एक का नाम है पे, एक का नाम है ते, और 6 आंटियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, वो भी रोमन अल्फ़ाबेट में, ठीक है जी, रोमन अल्फ़ाबेट्स की। तो क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी, ए के हर एलिमेंट को बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। देखिए सबसे भी हो सकते हैं, सबसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ से तो मिलना चाहिए। क्या मतलब भाई, अगर ये बच्चे हैं तो बच्चे भाई किसी न किसी अम्मा के ही होंगे ना, ऐसे बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं आता दुनिया में। तो फ़र्ज़ करो अलिफ की अम्मा 1 है, बे की अम्मा भी 1 है, पे की अम्मा 3 है और ते की अम्मा 4 है। ये जो 2 आंटियाँ हैं, वोमेन बल्कि इनको कहलें ज़्यादा बेहतर है ना, इनमें से ये 4 तो मदर हैं, 2 वोमेन ऐसी हैं जिनकी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, चलो भाई। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि कोई वोमेन हो, उसका बच्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की अम्मा ना हो। अगर ऐसी कोई कहानी होगी तो भाई वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि अब फंक्शन के लिए जो पहली डेफिनेशन दी कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी, सबको कहीं ना कहीं से एसोसिएट होना चाहिए। अब देखिए एक बात सुने, अलिफ की अम्मा ए, बे की अम्मा 2, पे की 3, ते की 4, इट्स ओके, सब 4 बच्चे एक एक मदर के हो गए, चले। अब फ़र्ज़ करें कल को ये होता, फंक्शन था ये, अलिफ और बे दोनों 1 के बच्चे होते, ना 2 का कोई बच्चा, ना 5 का, ना 6 का। अभी भी ये फंक्शन है, अभी भी ये फंक्शन है। कुछ एलिमेंट्स अगर सेट बी के मिस हो चलता है, सेट बी के एलिमेंट मिस हो चलता है। और ये भी हो सकता था कि 2 5 6 होती ही नहीं, 3 ही आंटियाँ होती हैं, 1 3 4। इस आंटी 1 का बच्चा अलिफ और बे, आंटी 3 का बच्चा पे, आंटी 4 का बच्चा थे, ठीक है। तो अब सारे के सारे एलिमेंट्स बी से के आ गए, चले जी भाई। डेफिनेशन में था कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो बी के होने चाहिए और ए के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए, तभी वो फंक्शन है। बी के बड़े साले आ जाए, ठीक है। अब ये जो अगली डेफिनेशन है, दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक, ये क्या चक्कर है बताता हूँ। अब ये बड़ी अहम बात आ रही है भाई। यहाँ हम आंटी 2 को भी ले आते हैं, आंटी 5 को भी, आंटी 6 को भी, ठीक है। ये बे हो गया आंटी 2 का। अब ते अगर हम कहें कि भाई आंटी 4 का भी बच्चा है, आंटी 5 का भी, आंटी 6 का भी, एक बच्चे की 3 माएँ, रियल माएँ तो नहीं हो सकती, ठीक है, पाली हुई हो तो पता लगे जिन्होंने। तो भाई तो 3 माएँ, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये फंक्शन नहीं है बच्चों। एसोसिएशन क्या होनी चाहिए, यूनिक, यानी एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इस ते की 3 माएँ हो गई। तो अब अगर इनको हटा दो, अब ये सही है भाई, भले से 2 एलिमेंट्स खाली रह जाएं। ये है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, बहुत डिटेल में बताऊंगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मतलब है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। वाल tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, 2 ऊपर हो जाएगा, की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। यहाँ कॉस में जो है तो सेक भी ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, और देखो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। यानी एक बस अच्छा सा आप 2 याद कर लो, साइन और कॉस। साइन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है, और देखो कॉस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है। बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। tan आप निकाल लोगे साइन अपॉन कॉस से, कॉट ज़ाहिर है tan का अपोजिट हो जाएगा, कॉस एक्स साइन का अपोजिट हो जाएगा, और सेक कॉसेक का हो जाएगा। MCQs कैसे आ सकती है, tan हाइपरबोलिक एक्स पूछ लेंगे किसके इक्वल है, या ये दे देंगे 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल है। अब ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो MCQs से अच्छी खासी बच्चों आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, डोमेन, रेंज, ये सब होता क्या है। देखिए एक डोमेन है ABC, रेंज है 1 2 3 4, ठीक है जी।
अब अगर डोमेन रेंज, बहुत डिटेल में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ। ओके जी, रेंज का कोई मेंबर बच भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फंक्शन होगा जी, ठीक है जी। और 1 to 1 फंक्शन होगा। क्यों 1 to 1 फंक्शन होगा? एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, रेंज का एक मेंबर खाली पड़ जाए कोई मसला नहीं, इस फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा नाम इसका इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ओके जी, अब एक होता है ऑन टू फंक्शन। ए जो है वो 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी भी 1 के साथ, यानी डोमेन के दो मेंबर रेंज के किसी एक मेंबर के साथ हो सकते हैं। ओके जी, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्यों कहते हैं इसको सर्जेक्टिव? रेंज का हर मेंबर भरा हुआ हो, हर मेंबर भरा हुआ हो तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए यहाँ भरा हुआ नहीं था, फंक्शन फिर भी है, फंक्शन फिर भी है। ओके जी, अब ये हो गया ऑन टू फंक्शन। अब एक फंक्शन होता है जो कि ऑलराउंडर फंक्शन होता है, 1 to 1 भी और ऑन टू भी, इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा जेक्टिव? बायजेक्टिव। क्यों? ये इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। देखो इंजेक्टिव 1 to 1, हर चीज़ 1 1, फिर रेंज का हर मेंबर पूरा हो रहा है, बिल्कुल जी पूरा हो रहा है, इसलिए कहलाएगा बायजेक्टिव या 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों। देखो ऐसा तभी हो सकता है जब डोमेन और रेंज के मेंबर इक्वल हो। ओके, अब इसको बड़ा आसान हमने समझना है। भाई रेंज का कोई मेंबर खाली हो गया, इट्स ओके, तब भी फंक्शन होगा, लेकिन अगर कभी डोमेन का मेंबर खाली हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। रेंज को समझो माए, डोमेन को समझो बच्चे। ये आंटी हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है जी। ये जो आंटी हैं रेंज में, आंटी नंबर 4, इनका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। यहाँ रेंज में जो आंटी 1 है, इनके 2 बच्चे हैं, ए और सी, इट्स ओके। यहाँ तीनों आंटियों का एक एक बच्चा है, रेंज आंटी के बच्चा। अब यहाँ सोचो, रेंज है, इन आंटी का ये बच्चा, इन आंटी का बच्चा, इस बच्चे की अम्मा कहाँ है? हाँ, सी की अम्मा कहाँ है? भाई बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना। ऐसा तो हो सकता है किसी आंटी का कोई बच्चा ना हो, सही है भाई, बगैर अम्मा के बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन का कोई मेंबर अगर ऐसा हो जो रेंज के मेंबर के साथ ना आ रहा हो तो फंक्शन ही नहीं होता। अब मैंने कहा डोमेन के मेंबर क्या हैं? बच्चे, और रेंज हो गई अम्माएँ। अब रेंज में 1 के 2 बच्चे थे, ए और सी, इट्स ओके। ए की 3 अम्मा है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं होंगे। जब डोमेन का कोई मेंबर खाली हो तब भी, जब डोमेन का एक मेंबर रेंज के ज़्यादा मेंबर्स के साथ आ रहा हो तब भी, वो फंक्शन ही नहीं होंगे, ठीक है जी। जब डोमेन और रेंज एक एक मेंबर आ रहा हो, भले रेंज का मेंबर कोई बच भी जाए, 1 to 1 या इंजेक्टिव। रेंज के मेंबर पूरे हो रहे हों भले से, और रेंज का एक मेंबर डोमेन के 2 या 3 मेंबरों के साथ आ रहा हो, ऑन टू या सर्जेक्टिव। और जब डोमेन का हर मेंबर रेंज के हर मेंबर के साथ आ रहा हो तो बायजेक्टिव, और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन भी इसको कहते हैं। अब बहुत प्यारा सवाल है, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर है 3x + 2y - 8 के, और जी जेड है बराबर z² के। आपको निकालना है f3g(4). तो g(4), देखो एक पहले तो सबसे पहले g(z) देख लो, किसके इक्वल था? z² के, ठीक है। ज़रा z को सही बना लें तो भाई यहाँ z की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी g(z) की जगह ये g(4) की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। यानी कि यहाँ मैं अब कह सकता हूँ कि f3 और 16, या ना, ये x को ज़ाहिर करेगा, ये y को, इनकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। सो जब पुट करेंगे 3x + 2y - 8, x की जगह आ जाएगा 3, y की जगह 16, 3 3 = 9, 32 - 8, 32 + 9 41, 8 माइनस कर दो, 33 इज़ योर आंसर। सो यार फंक्शन के क्वेश्चंस को भी हमने चुन चुन के निपटाया है बच्चों। जहाँ सबसे पहले देखें आज का टॉपिक एक्सप्लिसिट फंक्शन। y हमेशा एक तरफ होगा और x एक वेरिएबल टोटली दूसरी साइड पे होगा। y = x² + 2x + 1, y = ex + cos x। और इम्प्लिसिट फंक्शन में देखें x और y हमेशा मिले हुए हैं, x² + xy + y² = 0, e(y + x², ey = 2x + 7। यानी कि x और y को सेपरेट करना जब बहुत मुश्किल काम हो और ये आपस में मिले हुए हो तो फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंट पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन कुछ तो मैजिकल ट्रिक से हो जाएंगे, जब मैजिकल ट्रिक से नहीं होंगे तो फिर हम ओरिजिनल मेथड भी से भी कर लेंगे।
उसकी भी बात करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स पावर इवन फंक्शन, साइन एक्स होता है ऑड फंक्शन। इवन और ऑड की मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या कहा था, ऑड होती है। तो पूछ रहे थे कि फंक्शन इवन है, ऑड है या नाइदर है, तो जी इवन है। अब ये आ जाए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। ऑड और इवन के दरमियान में जब भी प्लस माइनस होगा वो क्या कहलाएंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ऑप्शन बी हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑप्शन सी को हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, चुनाचा में ओरिजिनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ एफ माइनस एक्स पुट करेंगे, इसका तरीका होता है इसकी जगह माइनस एक्स, यहाँ भी यही करेंगे, ये अपॉन में 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2। यार ये चेंज हो सकता है, कोई सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्लस साइन हो तो आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो एफ ऑफ एक्स ही आ गया। अगर एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन, यानी ये इवन ही हो गया। ये तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन निकाले, 99% जो है वो शॉर्ट ट्रिक से हो ही जाते हैं। ओके जी, लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, चलो माइनस एक्स पुट करो, लॉग 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ ये माइनस। अब देखो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, जब डिवाइड हो रहा हो तो हम इनको अलग अलग लिख देते हैं, और दरमियान में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है भाई। अब चलो अगर मैं बाहर से एक नेगेटिव कॉमन ले लूँ, क्या मैं तब बता रहा हूँ भाई, देखो ना एक नेगेटिव कॉमन लिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हो जाएगा क्या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी। फ़ायदा क्या हुआ कि भाई हम दोबारा उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस है तो डिवाइड की फॉर्म में, यानी लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। यार कुछ यही फॉर्म है, लेकिन फ़र्क है, जब ये था तो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स जो था उसमें प्लस साइन था, अब क्या आ रहा है माइनस, यानी एफ ऑफ एक्स तो आ गया लेकिन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यह देखो, अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, ऑड, और ऑफ कोर्स प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन होता है इवन। तो बच्चों ऑसम।